दोस्तों टारगेट स्टडी एक्यू के आज की इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों वर्ष 2020 के सबसे ज़बरदस्त तूफानों में से एक तूफान हाल ही में फिलीपींस देश में आया है और वहां पर ह्यूज लेवल पर इसने डिस्ट्रॉय किया है। और यहां पर इस तूफान का नाम क्या है ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर चूंकि ये दुनिया के सबसे ज़बरदस्त यानी कि 2020 के सबसे बड़े तूफानों में अगर इसका नाम रखें तो ये टॉप 3 में इसका नाम आएगा। और भारी लेवल पर वहाँ पर इसने फिलीपींस में नुकसान भी पहुँचाया है। इसका नाम क्या है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसको लेकर देखो क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं कि उस टाइफून का नाम बताइए जो हाल ही में फिलीपींस के दक्षिण में लू जॉन मुख्य द्वीप में से टकराया है। यानी कि फिलीपींस का एक छोटा सा आइलैंड है लूजॉन नाम से, उससे ये टकराया है। तो इस तूफान का नाम है गोनी तूफान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, GONI, गोनी टाइफून। ठीक है, गोनी टाइफून। तो ये जो टाइफून है हाल ही में फिलीपींस से टकराया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोनी तूफान, जो कि फिलीपींस में हाल ही में टकराया है। इसमें आप देख सकते हो मास लेवल पर यहाँ पर लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं। और अगर हम लोग फिलीपींस के बारे में जानें तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट का नाम है रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। कैपिटल है वहाँ की मनाली। फिलीपींस की कैपिटल कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और करेंसी है वहाँ की फिलीपींस पेसो, ये वहाँ की करेंसी हो जाएगी जो कि आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा फिलीपींस आखिर है कहाँ पर ये तूफान आया है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड के मैप पर देखेंगे फिलीपींस कहाँ पर स्थित है तो हम लोग जानेंगे कि फिलीपींस जो है ये पूरे वर्ल्ड के मैप में, ये जो आप देख सकते हैं ये रेड कलर से जो आपको देश दिख रहा है ये है फिलीपींस, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। दोस्तों जनवरी से लेकर अभी नवंबर तक जितने भी ग्रैंड पिक्स हुए हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और डेफिनेटली आपको एक या दो क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से एग्ज़ाम में मिलेंगे। अभी हाल ही में एक नई फार्मूला 1 ग्रैंड पिक्स ऑर्गेनाइज करी गई है जिसका कि क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बनेगा कि वर्ष 2020 की एमिलिया रोमैग्रा ग्रैंड पिक्स 2020, इंग्लिश में देखेंगे इसका नाम एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड पिक्स 2020 के विजेता कौन से हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया है कि लेविस हैमिल्टन होता है, उसी प्रकार से इसका भी राइट आंसर हो जाएगा लेविस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जब भी आप पूरे साल के ग्रैंड पिक्स के विनर्स का नाम याद रखोगे तो मैक्सिमम का नाम आपको लेविस हैमिल्टन मिलेगा। तो आपको सिर्फ ऐसे नाम याद रखने होते हैं जिसको लेविस हैमिल्टन ने नहीं जीता है, बाकी सबका आंसर आपको बाय डिफ़ॉल्ट लेविस हैमिल्टन ही कर देना है। तो ऑप्शन नंबर सी लेविश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने हाल ही में एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड पिक्स 2020 को जीता है। अब यहाँ पर इसका एक फ़ोटो देख लेंगे, विनर मूवमेंट। यहाँ पर इस प्रतियोगिता को हाल ही में लेविस हैमिल्टन ने जीता है। साथ ही साथ में दोस्तों आपको पता होगा कि लेविस हैमिल्टन दुनिया के पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और इस समय सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने वाले खिलाड़ी जो कोई बने हैं वो बने हैं लेविस हैमिल्टन। अब यहाँ पर हम लोग ये जो लिस्ट देखेंगे इसमें देखो लिस्ट ऑफ विनर्स फार्मूला 1 ग्रैंड पिक्स 2020, पूरा जनवरी से लेकर आखिरी तक का रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ बार बार पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स से शुरुआत हुई थी जनवरी से, तो वोल्टारी वोटास ने इसको जीता था। स्टाइरियन ग्रैंड पिक्स को लेविश ने जीता था। हंगेरियन ग्रैंड पिक्स को भी लेविश ने। इसके बाद में ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स को लेविश ने जीता था। 70th यानी कि 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड पिक्स को मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। इसके बाद में स्पेनिश ग्रैंड पिक्स को लेविस ने जीता है और बेल्जियन ग्रैंड पिक्स को भी लेविश ने जीता है। इसके बाद में दोस्तों इटालियन ग्रैंड पिक्स को पियरे गैस्ले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में एक एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा चुका है। पियरे गैस्ले ने इटालियन ग्रैंड पिक्स को जीता है। इसके बाद में है टक्सन ग्रैंड पिक्स को भी लेविस ने। रशियन ग्रैंड पिक्स को वोल्टारी वोटास ने। ईफेल ग्रैंड पिक्स को लेविश ने। पोर्तुगीज ग्रैंड पिक्स को लेविश ने। और अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड पिक्स को, उसको भी लेविश ने जीता है।
तो ये सारे नाम आप रिवाइज अगर अच्छे से करते हैं, आपको मेमोराइज होकर रहता है, तो आपका 1 नंबर डेफिनेटली हो जाएगा। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि किस देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जिनका नाम है शेन वाटसन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया देश से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो ये क्रिकेटर हैं शेन वाटसन, ऑस्ट्रेलिया देश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शेन वाटसन, अगर आपने आईपीएल देखा होगा तो कौन से टीम से खेलते हैं? तो ये खेलते हैं सीएसके टीम से। ठीक है, तो शेन वाटसन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जिसको हम लोग PGCIL, जिसको PGCIL के नाम से जानते हैं, उसने अपना डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट्स किसे अपॉइंट किया है? तो आंसर हो जाएगा अभय चौधरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि PGCIL के डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट्स के रूप में अभय चौधरी को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है अभय चौधरी टेक्स ओवर एज डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स ऑफ PGCIL। तो PGCIL के डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट्स के रूप में अभय चौधरी को हाल ही में अपॉइंट किया गया है। दोस्तों, चूंकि अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ पुराने अपॉइंटमेंट को भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था अगस्त के महीने में यूपीएससी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक टीचर जो कि जिनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी, इनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया था। श्रीलंका में इलेक्शन हुए थे, उसी समय की बात है। चौथी बार श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? महिंद्रा राजपक्षे को बनाया गया था। सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर जनरल आईजी किसे बनाया गया था? तो PS रानिपसे इसका राइट आंसर हो गया था। जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी PGCIL का क्वेश्चन पढ़ा है, PGCIL, उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके अगले अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा सोमा मोंडल को सेल का चेयरपर्सन बनाया गया था। इसके बाद में है गो कंपनी के CEO कौन बनाए गए थे? तो कौशिक खोना को गो एयर कंपनी का CEO बनाया गया था। इसके बाद में है भारतीय मूल की महिला को अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर बिठाया गया है। तो कमला हैरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया चीफ रिस्क ऑफिसर यानी कि CRO किसे बनाया गया है? तो अश्विनी कुमार शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अश्विनी कुमार शुक्ला को बनाया गया था। BSF के महानिदेशक कौन बनाए गए थे? राकेश अस्थाना बनाए गए थे। एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया था NIPL। तो NIPL के पहले CEO कौन बने थे? रितेश शुक्ला को NIPL का पहला CEO बनाया गया था। इसके बाद में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? तो संजीव सिंह को बनाया गया था। भारत के अगले इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए थे? राजीव कुमार को भारत का अगला इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे पढ़ने में जितने भी तेज हो, कितना भी माइंडेड हो आप, अगर आप मेहनत से रिवीजन नहीं करोगे तो सब कुछ वैनिश हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं है। आज तो आपको वो चीज़ अच्छे से आ जाती है, लेकिन अगर रिवीजन आप नहीं करते हैं तो ध्यान से समझना, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। चाहे जितने भी माइंडेड हो, लेबोरियस बंदा हमेशा आपसे आगे निकल जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1006 यानी कि छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो ऑप्शंस देखकर आप हो सकता है सही गेस कर लो। आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज के प्लेयर क्रिस गेल जो हैं विश्व के पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 1000, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, 1000 जो है सिक्सेस मारे हैं। तो 6000 रन तो डायरेक्ट इनके इन्हीं सिक्सर से हो गए। तो यहाँ पर ये जो क्रिस गेल हैं वेस्ट इंडीज की टीम से बिलोंग करते हैं। तो देखो लिखा है क्रिस गेल बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू स्मैश 1000 सिक्सेस इन, कहाँ पर?
T20 क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट में 1000 छक्के मारने वाला दुनिया का पहला प्लेयर बना है क्रिस गेल। इसके अलावा दूसरे स्थान पर आता है कैरन पोलार्ड, जो कि वो भी वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपसे दूसरा नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे पहला पूछा जाएगा, तो क्रिस गेल का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बना है सैनिक स्कूल को लेकर। आप भी जब भी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो या आपके आसपास में कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर मिलता है जो कि सैनिक स्कूल में पढ़ रहा होता है। तो अभी सैनिक स्कूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है कि केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27% इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैनिक स्कूलों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में करी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो लिखा है डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंसेस, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में अनाउंस किया है 27% ओबीसी रिजर्वेशन इन सैनिक स्कूल फ्रॉम द सेशन ऑफ 2021 से 22। 2021 और 22 वाले सेशन से इसको शुरू कर दिया जाएगा। और यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ये चीज़ बोल रही है, इसका मतलब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मिला है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो देश भर में सैनिक स्कूल चल रहे हैं पूरे देश में, अलग अलग शहरों में इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसको मॉनिटर कौन करता है, कौन सा मंत्रालय इसको देखता है, तो देश का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय, वो इस पूरी सैनिक स्कूल की ब्रांचेस को मैनेज करता है। पूरे देश के अंदर में कितने सैनिक स्कूल की ब्रांचेस हैं, तो पूरे देश के अंदर में कुल मिलाकर 33 सैनिक स्कूल की ब्रांचेस हैं, जो कि पूरे देश में अभी इस समय चल रही हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझकर रखनी है कि इस समय पूरे देश में 33 आवासीय सैनिक स्कूल हैं, और ये जो 27% आरक्षण है ओबीसी के लिए 2021 और 22 से लागू हो जाएगा। बाकी सारी कैटेगरीज के लिए क्या आरक्षण है, जैसे कि जो 15% सीट्स हैं, दोस्तों बार बार ये आरक्षण का मुद्दा बहुत निकल कर आता है। यहाँ पर देखो 15% जो सीटें हैं ये अनुसूचित जाति के लिए है, 7.5% जो सीटें हैं ये अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, 27% का कोटा मिल जाता है ओबीसी, वो भी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, उसके लिए चला जाता है। और बचा हुआ जो पोर्शन है वो जनरल कैटेगरीज के लिए आता है। तो यहाँ पर आप लोग ये भी बताइएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बिल्कुल निष्पक्ष होकर बताइए, क्या ये जो आरक्षण दिया जाता है इसको आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं। तो अपनी राय दीजिएगा, देखते हैं कौन क्या इसके बारे में सोचता है। अब अगर हम लोग सैनिक स्कूल के बारे में डिस्कस करें तो सैनिक स्कूल की शुरुआत 1961 में देश में करी गई थी। इसकी शुरुआत देश में किसने करी थी, तो उस समय के जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे जिनका नाम है वी.के. कृष्णा मेनन। तो ये जो वी.के. कृष्णा मेनन है, जो कि उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा ही सैनिक स्कूल की 1961 में शुरुआत करी गई थी। दोस्तों वैसे तो पूरे देश में इस समय 33 यानी कि 33 सैनिक स्कूल हैं, लेकिन इस समय अगर वर्ष 2020 में बोला जाए तो वर्ष 2020 में 2 नए सैनिक स्कूल बनाए गए हैं। कौन कौन सा, पहला उड़ीसा में है, दूसरा उत्तर प्रदेश में। उड़ीसा के संबलपुर में बनाया गया है और उत्तर प्रदेश के अमेठी में। उत्तर प्रदेश में इससे पहले उत्तर प्रदेश के झांसी में एक सैनिक स्कूल पहले से चल रहा है, ठीक है। बाकी और भी हैं, लेकिन झांसी 2019 में बना है, उसके बाद में अमेठी को 2020 में उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर्स अभी रेडी है, अक्टूबर का भी काम चल रहा है, तो उस पर ऑफर भी चल रहे हैं, जाकर वहां से ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे। अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट, जिसको MMA के नाम से जानते हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो आंसर हो जाएगा रितु फोगाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रितु फोगाट ने MMA का टाइटल जीत लिया है और ये लगातार तीसरी बार MMA का टाइटल उन्होंने जीता है। ये इवेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर रितु फोगाट ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए, इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर है, सर्च करना, वीडियो देखना, मज़ा आ जाएगा कि इंडिया के किसी प्लेयर ने यहाँ पर
इस प्रतियोगिता को लगातार तीसरी बार जीत लिया है। तो रितु फोगाट ने इसको हाल ही में जीत लिया है। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, टाइफून वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। कल व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर एक फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था, जिसमें कि लखनऊ का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर अडानी ग्रुप लिखा हुआ था। इसमें लोग कह रहे थे कि बताओ, देश में एयरपोर्ट को बेचना शुरू कर दिया है मोदी ने, अडानी ने इसको खरीद लिया। तो ये कल फ़ोटो बहुत वायरल हुआ था, उसको लेकर क्वेश्चन क्या बनेगा कि लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित भारत के 6 प्रमुख हवाई अड्डों के संचालन का जो अधिकार है वो किस कंपनी को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो लखनऊ एयरपोर्ट है उसका जो संचालन हाल ही में अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। वैसे तो लखनऊ एयरपोर्ट का नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये वाला फोटो वायरल हो रहा था जिसमें लिखा है अडानी एयरपोर्ट, ऊपर यहाँ पर अडानी एयरपोर्ट का लोगो लगा है। और ये जो एयरपोर्ट है इसके लिए क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन, ये जो न्यूज़ है कि अडानी ग्रुप टेक्स ओवर लखनऊ's अमौसी एयरपोर्ट फॉर ए लीज पीरियड ऑफ 50 साल। यानी कि ये जो अडानी ग्रुप है इसने लखनऊ का जो एयरपोर्ट है, इसके अलावा देश के और भी 5 एयरपोर्ट हैं, इनको लीज पर लिया है। कितने साल के लिए? 50 साल के लिए इसको लीज पर दिया गया है। इसी को लेकर बार बार लोग कमेंट कर रहे थे कि मोदी ने देश को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया। तो कल बड़ा वायरल हो गया था ये वाला फोटो। इसके बाद में क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट जिसका नाम है न्याय कौशल किस शहर में शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा इसको हाल ही में नागपुर शहर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो पहला ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट है इसको न्याय कौशल जिसका नाम है इसको नागपुर में शुरू किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। तो लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट, भारत का पहला फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर जिसका नाम है न्याय कौशल इन नागपुर, इसको नागपुर में शुरू किया गया है। अब इसमें देखो क्या क्या बनेगा। इसको एक्चुअल में 2 लोगों ने इसका संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। पहले तो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम है शरद अरविंद बोबड़े, ये भी नाम आपको याद हो गया। दूसरे नाम है सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर इस नए ई रिसोर्स सेंटर और इस नया कौशल नाम से वर्चुअल कोर्ट का हाल ही में उद्घाटन नागपुर में किया गया है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर आपको एक फैक्ट और मिल गया कि इस समय देश के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो शरद अरविंद बोबड़े देश के भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंटेड हैं। दोस्तों वैसे तो आप सभी लोग स्टूडेंट हो, लेकिन अगर बिजनेस की थोड़ी सी भी अगर आपको समझ होगी तो होता क्या है कि जब भी कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपना सामान देता है तो एक इनवॉइस बनाना पड़ता है। इनवॉइस का मतलब होता है एक बिल, समझ लो कि कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। उसी इनवॉइस के माध्यम से उसका पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये इनवॉइस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो आपके गाड़ी पे सामान लदा हुआ एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, रास्ते में पुलिस ने उसको रोक लिया, तो पुलिस क्या पूछती है? पुलिस पूछती है कि इसका इनवॉइस दिखाइए, इसका बिल दिखाइए। तो उस केस में बिल दिखाने पर कि हाँ भाई ये सामान ऐसी से पार्टी को इसको पे किया जा रहा है। तो इनवॉइस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसको लेकर देखो एक क्या नया रूल बना है कि IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने कितने करोड़ से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए GST के लिए ई चालान प्रणाली यानी कि ई इनवॉइस, ठीक है, ये जो ई चालान होता है इसको शुरू किया है। तो हाल ही में अक्टूबर से 500 करोड़ से ज़्यादा जिसका कारोबार होगा, यानी कि अक्टूबर 2020 में के बाद में एक सालाना फाइनेंशियल ईयर में जिसका 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार होगा, अब उसको ई इनवॉइस भी जनरेट किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से इसका जो बिल है वो जनरेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी और भी कई कैटेगरीज हैं, उसको भी देखेंगे। तो पहले एक ये पॉइंट यहाँ पर देखो, न्यू ई इनवॉइस सिस्टम ऑफ GST, ठीक है, लिखा है बिजनेसेस विद टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ टू जनरेट ई इनवॉइस फ्रॉम जनवरी 2021।
जो 500 करोड़ से ज़्यादा का जिसका टर्नओवर है उसको तो अक्टूबर 2020 से ही ई इनवॉइस जनरेट करने का मौका मिल रहा है, लेकिन जिस कंपनी का जो व्यवसाय है ये 100 करोड़ से ज़्यादा है उसको ये मौका जनवरी 2021 से मिलेगा। ये पॉइंट यहाँ पर लिखा है। तो तीनों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता देता हूँ कि जिस कंपनी का जो टर्नओवर है ये 500 करोड़ से अधिक है, इसके लिए डेडलाइन है 1 अक्टूबर 2020 के बाद से वो ई इनवॉइस बना सकते हैं। जिस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है उसको ई इनवॉइस बनाने की जो सुविधा है ये 1 जनवरी 2021 से उपलब्ध होगी। साथ ही साथ में जो आम नागरिक हैं जो कि जीएसटी पे करते हैं, जिनको बिल की ज़रूरत होती है, उनके लिए ये जो सुविधा है, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ये सुविधा अगले सेशन से यानी कि 1 अप्रैल 2021 से उपलब्ध होगी। तीनों पॉइंट्स आपको अलग अलग याद रखने हैं, अपने आप में तीनों एक प्रश्न है, ठीक है। तो ये एक नहीं 3 क्वेश्चंस आपने पूरे कर लिए हैं। चलिए अब हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं कि शेन वॉटसन जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। पावर ग्रिड के डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो अभय चौधरी जो हैं ये पावर ग्रिड के डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि T20 के में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व का पहला बल्लेबाज कौन बना है? क्रिस गेल बने हैं। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था कि सैनिक स्कूलों में ओबीसी कैटेगरी के लिए कितना आरक्षण दिया जाएगा? तो 27% दिया जाएगा। साथ ही साथ में मैंने आपसे पूछा था कि आरक्षण सही है या गलत, ये भी आपको बताना है। इसके बाद में है कि किस बॉक्सर ने किस क्रिकेटर महिला पहलवान ने सिंगापुर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट में चैंपियनशिप को जीता है? तो रितु फोगॉट इसका राइट आंसर बताया था। फिर उसके बाद में था कि इमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता है? तो लेविस हैमिल्टन ने जीता है। पूरी लिस्ट भी आपको मेमोराइज करवा दी थी। टाइफून का नाम बताइए जिसने हाल ही में फिलीपींस से टक्कर मारी है? तो गोनी तूफान है जिसको हाल ही में जिसने टक्कर मारी है फिलीपींस में। इसके बाद में था लखनऊ हवाई अड्डे को हाल ही में किसको लीज पर दिया गया है? तो अडानी ग्रुप ने 50 साल के लिए लखनऊ हवाई अड्डे को अपने अंडर में लीज पर ले लिया है। भारत का पहला ई वर्चुअल कोर्ट और ई संसाधन केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसको नागपुर में शुरू किया गया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में था कि ई इनवॉइस जो है ये कितने करोड़ रुपए के कारोबार वालों को शुरू कर दिया गया है? तो अक्टूबर 2020 तारीख से 500 करोड़ से ज़्यादा का जो बिजनेस है उसको ई इनवॉइस की सुविधा दे दी गई है। दोस्तों फाइनली एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए कि भारत का पहला जो टायर पार्क है वो किस राज्य में खोला जाएगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और किसी भी मंथ का PDF अगर आपको चाहिए है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं।